नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है माँ को तुम रख लो बहन, हम अभी बहुत व्यस्त हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए विद्या जी अपने दोनों बेटों के बारे में सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ जो बेटे आए नहीं, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं उठाया। क्या हुआ? नहीं, कोई समस्या में तो नहीं पड़ गए? यही सोचते ही मन बेचैन हो गया और तुरंत ही वो ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाकर अपने बेटों के रक्षा की दुआएं करने लगी। एक बार फिर फ़ोन लगाकर देखती हूँ, हो सकता है इस बार फ़ोन उठा ले, मन ही मन कहते हुए उसने फ़ोन उठाया और लगाने लगी, पर अगले ही पल वापस फ़ोन रख दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं करूँगी, हो सकता है कहीं व्यस्त हो। बेटे ने कहा है तो ज़रूर आएगा, धीरे से बोलकर फिर से बिस्तर पर लेट गई। बेटी आरुषि बाहर दरवाजे से सब देख रही थी और महसूस कर रही थी कि माँ अपने बेटों के लिए कितना इंतज़ार कर रही है, व्याकुल हो रही है। पर उन्हें कैसे कहूँ कि भैया नहीं आएंगे, सोचकर वो थोड़ा भावुक हो गई। पर अपने आप को कंट्रोल करके वो कमरे में आई और माँ को उठाकर दवाई दी। माँ, लो उठो, दवाई खा लो। आरुषि बेटा, तू भी मेरी सेवा कर कर के थक गई होगी ना, पर अभी ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारे दोनों भाइयों में से कोई एक आ जाएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। फिर तुम भी अपने घर चली जाना। बहुत सेवा कर ली तुमने, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। दवाई खाते हुए विद्या जी ने कहा तो आरुषि का दिल भर आया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई, फिर अपना चेहरा साफ करके वापस कमरे में आई। क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ चली गई थी अचानक? आरुषि ने जानबूझकर आंखें मलते हुए कहा। माँ, आँख में कचरा चला गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहती हो? विद्या जी ने कहा। आरुषि माँ के पास बैठ गई। माँ, मैंने जो कहा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? चलोगी ना मेरे साथ? देखो माँ, तुम मना मत करना। बेटा, तुम्हारे साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि दो बेटों के होते हुए भी बूढ़ी माँ अपने बेटी के पास चली गई। फिर तुम्हारे भाई भी तो आ ही रहा है ना। हाँ, थोड़ा समय लग गया, पर मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगा। जाने दो ना माँ, लोग का क्या है, उनका तो काम ही है कहना। तो उनके बारे में सोचना छोड़ो और चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना, तो तुम्हारे साथ मैं अपने परिवार की भी देखभाल कर पाऊँगी। आजकल मेरी सास भी बीमार रहती है, तो उनके भी एक काम भी नहीं हो पाता। तुम्हारे दामाद को भी शुगर है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोनों बच्चों का स्कूल भी है। मैं नहीं रहूँगी तो सबको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना माँ? तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने भाइयों को पूछ लो, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। देखो बेटा, भले ही समय बदल गया, लेकिन आज भी बेटों के रहते हुए बेटी के घर चली जाऊंगी तो लोग हम पर, तुम्हारे भाइयों पर हंसेंगे। और मैं ये नहीं चाहती जब पूरा जीवन अपने चौखट पर बीत गया तो उम्र के अंतिम बेला में मैं तुम्हारे ससुराल क्यों जाऊं? माँ, तुम भी ना बहुत ज़्यादा सोचती हो। और तुम चिंता ना करो, मैंने दोनों भाइयों से पूछ लिया है, अभी दोनों अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, तो उन्होंने हाँ कहा है। देखो माँ, भैया के आने तक चलो मेरे साथ ही रहना। जब वो आ जाएंगे तो फिर तुम चली आना। बेटी के बार बार कहने पर विद्या जी का मन नहीं होने के बावजूद वो जाने के लिए तैयार हो गई, इस शर्त पर कि बेटे के आते ही वो वापस आ जाएगी। माँ की बात सुनकर आरुषि को बहुत खुशी हुई। उसने झटपट अपना बैग पैक किया, फिर गाड़ी बुलाई और माँ का ज़रूरी सामान, दवाई, कपड़े रख कर अपने ससुराल को विदा हो गई। गाड़ी में बैठते ही विद्या जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगी। बेटी आरुषि ने जब ये देखा तो माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ चिंता करो मत, ज़्यादा सोचो मत, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो भैया आ ही जाएंगे और फिर तुम अपने घर चली जाना। ये कहकर कि अभी दोनों बहुत व्यस्त हैं,
जैसे ही काम से फुर्सत मिलेगी वो जल्द ही आकर माँ को ले जाएंगे। हुआ ये था कि माँ काम करते हुए फिसल कर गिर पड़ी थी, तो माँ के एक पैर में फ्रैक्चर आया था और वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। उनके दोनों बेटे शहर में रहते थे और विद्या जी गांव में रहती थी। अब जब माँ की ऐसी हालत हुई तो भाइयों ने खुद माँ के पास आने की जगह अपनी बहन को माँ के पास जाकर उसकी देखभाल करने को कहा और उनको काम से फुर्सत मिलते ही वो वापस आने का वादा भी करते हैं और माँ को शहर ले जाने की बात भी कहते हैं। माँ की ये हालत के बारे में सुनते ही आरुषि अपने पति के साथ तुरंत माँ के पास आ गई माँ का इलाज करवाने। ऑपरेशन हो गया, माँ हॉस्पिटल से घर भी आ गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं आया। तब एक दिन आरुषि ने खुद फ़ोन किया, भैया मुझे भी अपने घर जाना है, आप माँ को लेने कब आ रहे हो? भाई कुछ बोलता इससे पहले ही भाभी ने फ़ोन लेकर कहा, उन्हें एक और बेटा और बहू भी है, तो आप उनसे कहिए ना, हमेशा बड़ा बेटा ही क्यों? अभी ऑपरेशन के लिए पैसे यही दिए हैं, तो देखभाल करना भी उनके वश का नहीं है। थोड़ी जिम्मेदारी तो छोटे बेटे बहू की भी बनती है, तो आप उन्हें क्यों नहीं कहती? जब देखो हर छोटी मोटी बात के लिए बड़े भाई को फ़ोन लगाती हो। पत्नी की बात सुनकर भाई ने भी कहा, हाँ बहन, छोटे भाई को फ़ोन करो, बोलो आने के लिए। भाई भाभी की बात सुनकर आरुषि ने चुपचाप फ़ोन रख दिया और छोटे भाई को फ़ोन किया तो उसने कहा, बड़े भैया क्यों लेकर नहीं जाते? इस बीच में ऑफिस के काम को लेकर ज़्यादा व्यस्त हूँ। आरुषि ने कहा, मैं समझती हूँ भैया, पर आप 2 दिन के लिए आकर माँ को ले जाओ, मुझे भी ससुराल जाना है। भाई कुछ बोलता उससे पहले ही छोटी भाभी बोली, जब तक ठीक थी, सही सलामत थी, तो बड़ी बहू के साथ थी, उनके घर का काम करती थी, उनके बच्चों की देखभाल भी करती थी। अभी बीमार पड़ गई, बिस्तर पर आ गई है, तो देखभाल मैं करूं? देखिए जी, अगर आप ला रहे हैं तो उनके खाने पीने से लेकर दवा पानी सबका देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी, मुझसे नहीं होगा उनकी तीमारदारी। पत्नी की बात सुनकर छोटे भाई की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, बस इतना ही कहा, बहन और कुछ दिन तुम देख लेना, मैं जल्द ही छुट्टी लेकर आता हूँ लेने के लिए। और हाँ, माँ को नहीं बताना कि अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ ठीक है भैया, कहकर आरुषि ने फ़ोन रख दिया। 2-4 दिन से लेकर हफ्ते और 15 दिन बीत गए, पर दोनों में से कोई नहीं आया। तब आरुषि ने माँ को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। यही सब सोचते सोचते वो ससुराल पहुँच गई। घर में आते ही आरुषि के दोनों बच्चे भाग कर आए और नानी से लिपट गए। नानी 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 आई है, अभी तो हम खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे, अभी हम नानी और दादी दोनों से कहानियाँ सुनेंगे, कितना मज़ा आएगा। बच्चों की बातें सुनकर नानी मुस्कुराने लगी। समधन जी भी तुरंत मीठे के साथ पानी का गिलास थामे हुए बोली, समधन जी बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई, बच्चों के साथ आपका मन लगा रहेगा, फिर आप देखिएगा आधा दुख तो यूं ही दूर हो जाएगा। हाँ समधन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी, मैंने तो उसी दिन आरुषि को कहा कि जब तक भैया नहीं आ जाते मम्मी को अपने घर ही ले जाते हैं, आखिर कुछ फ़र्ज तो हमारा भी बनता है। दामाद ने पैर छूते हुए कहा। विद्या जी दामाद जी की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा रही थी। विद्या जी पहली बार बेटी के घर आई थी तो थोड़ा संकोच हो रहा था। ये बात आरुषि की सास समझ गई। समधन जी, इसे अपना ही घर समझिए, किसी तरह का संकोच मत करिएगा और दामाद को भी अपना बेटा ही समझे, कोई भी समस्या हो तो बेझिझक बताइएगा। विद्या जी ने हाँ में सर हिला दिया और तिरछी आंखों से बेटी के घर पर नज़र दौड़ाने लगी। आरुषि का घर छोटा था, पर आपस में सबका प्रेम देखकर विद्या जी दंग रह गई। 2 कमरे के घर में एक कमरे में बेटी दामाद और दूसरे कमरे में समधन दोनों पोते पोतियों के साथ सोती थी। समधन ने बेटे से कहकर एक चारपाई और अपने कमरे में डलवा दी विद्या जी के लिए। समधन जी, बस घर थोड़ा छोटा है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं क्या कहूँ आपको, आपकी ही बेटी है।
तो हमसे ज़्यादा आपको ही पता होगा, आप जानती होंगी। विद्या जी ने सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। इधर दोनों बेटे बहू को पता चला कि दीदी माँ को अपने घर लेकर चली गई तो दोनों भाई गुस्से में आग बबूला हो गए। क्या ज़रूरत थी माँ को ले जाने की? आखिर क्या साबित करना चाहती है कि बस उसे ही चिंता है, हमें माँ की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा करके वो बिरादरी में हमारा नाम खराब कर रही है। हम तो आ ही रहे थे लेने के लिए, क्या कुछ दिन यहीं रहकर सेवा नहीं कर सकती थी? ये सब बस हम भाइयों को नीचा दिखाने के लिए किया है। ठीक है, अभी कर रही है सेवा तो उसी को करने दो, हम जाएंगे ही नहीं। देखते हैं कब तक सेवा करते हैं बेटी दामाद। और इसी गुस्से में दोनों भाइयों ने अभी माँ को फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। इधर माँ परेशान हो रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि बेटा कब आएगा लेने। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कोई नहीं आया तो विद्या जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया कि मुझे लेने कब आओगे। दोनों बेटों ने कहा, माँ अभी हमारी क्या ज़रूरत है, आपने तो सबको दिखा दिया कि बेटे बहू से अच्छा बेटी दामाद है, तो वही रहिए और अपनी सेवा भी करवाइए। और हाँ, अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो कहना, भेज दूँगा, क्योंकि दामाद को इतनी हैसियत तो है नहीं कि आपका इलाज करा सके। देखना माँ, अभी आपको नहीं समझ आएगा, पर एक दिन एहसास होगा कि दामाद कितना भी कुछ कर ले पर वो बेटे की जगह नहीं ले सकता, और आपको भी एक दिन आसरा हम बेटों का ही होगा। बेटों की बात सुनते ही विद्या जी की आंखों से आंसू आने लगे। उस रात ना गले के नीचे खाना उतरा, ना ही नींद आई। पिछली सारी बातें दिमाग में चलचित्र की भांति घूमने लगी। आरुषि विद्या जी की सौतेली बेटी थी। जब उनका विवाह हुआ तब आरुषि सिर्फ 2 साल की थी। विद्या जी बड़े प्यार से उसे पालने लगी, लेकिन कुछ सालों बाद जब जुड़वा बेटों की माँ बन गई तब उनका लगाव बेटों की तरफ ज़्यादा होने लगा। यूँ तो सबसे कहती कि बेटा बेटी दोनों समान ही है, पर सिर्फ कहने भर को जो आरुषि कभी उनकी आंखों का तारा हुआ करती थी, अभी वही आंखों का कांटा बन चुकी थी। वो जब तक आरुषि को डांटती फटकारती रहती, यहाँ तक कि खान पान में भी भेदभाव करने लगी थी। विद्या जी का बदला हुआ व्यवहार उनके पति को भी पता चल रहा था और कई बार वह समझाते भी थे, ये भी अपनी ही बेटी है तो 2 तरह का व्यवहार क्यों। तब विद्या जी जोर से झिड़क पड़ती कि आप मुझे बदनाम कर रहे हो, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, इसीलिए भेदभाव कर रही हूँ। सुनकर पति चुप रह गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और विद्या जी का व्यवहार आरुषि के पिता को सब पता चलता, लेकिन वो भी मुखदर्शक बनकर रह गए। पत्नी के सामने उनकी एक नहीं चली। अभी आरुषि बड़ी हो गई थी। उस माँ का व्यवहार उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था, पर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। कभी बोलने की कोशिश करती तो बदले में थप्पड़ ही मिलते। ईश्वर की दया हुई कि उसके रिश्तेदार की शादी में आरुषि को एक रिश्तेदार ने पसंद कर लिया और कम खर्चे में शादी हो गई। परिवार थोड़ा कम पैसे वाला था, लेकिन आरुषि का व्यवहार देखकर उसके ससुराल में सब ने उसे बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया। कुछ सालों बाद पति भी गुजर गए, लेकिन आज सारी बातें याद करके विद्या जी रात भर आंखों से आंसू बहाती रही। कुछ दिनों बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर विद्या अपने घर लौटी तो बेटी दामाद को पास बुलाकर एक चाबी सौंपी। ये कैसी चाबी है माँ? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ दूसरे घर की चाबी है। अभी से तुम सभी वहीं रहोगे। नहीं माँ, हमें ये नहीं चाहिए, हम यहीं ठीक है, फिर भाई और लोग क्या सोचेंगे? मैंने आपकी सेवा लालचवश की है। बेटा, तुम ही कहती हो ना कि लोगों का तो काम ही है कहना, तो कहने दो, और ये तो तुम्हारा हक है जो तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। देखो बेटा, मना मत करो। नहीं माँ नहीं, मैं चाबी नहीं लूँगी। अरे बेटा, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। माँ ने एक बार फिर कहा तो आरुषि और दोनों पति पत्नी ना नहीं कर सके और चाबी ले ली। जब ये बात दोनों बेटे बहू को पता चली तो एक बार फिर वो नाराज़ हो गए। अच्छा, अब समझ में आया क्यों इतनी सेवा सत्कार की जा रही थी। दोनों बेटे भागकर गांव आए और बहन को भला बुरा कहने लगे। दोनों बेटों के साथ बहुओं ने विश्वास से कहा,
माँ, अब तो आप दामाद के प्यार की पट्टी उतर गई ना। आखिर वो किस लिए आपकी सेवा कर रहे थे, ये पता चल गया ना। हाँ बेटा, सच में उतर गई। मुझे बहुत घमंड था कि मैं 2 बेटों की माँ हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जो चाहूँगी, जब चाहूँगी, सब मिल जाएगा। बहुत सुख मिल जाएगा। पर आज समझ गई कि भाग्यशाली बेटे की माँ होने से नहीं, संतान को अच्छे संस्कार देने से होते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे लेने नहीं आए, नहीं तो ये पट्टी शायद कभी उतरती ही नहीं। और हाँ, अगर बेटे बहुओं ने सेवा की तो कर्तव्य, फर्ज और पुण्य हुआ, तो बेटी दामाद की सेवा लालच कैसे। देखो, तुम दोनों का जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मिल चुका है, तो अभी अपना मुंह बंद रखो। अभी जो कुछ भी बचा है मेरी बेटी का है, इसीलिए तुम दोनों को बोलने का, उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। और हाँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अपना जीवन अकेले जी सकती हूँ, बोलकर विद्या जी ने मुंह फेर लिया। ये बात बोलते हुए आज उनके चेहरे पर संतुष्टि, शांति और सुकून साफ साफ झलक रहा था। माँ की बात सुनकर अभी दोनों बेटे बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका सिर शर्म से झुक गया और माँ के पैरों में गिर गए। अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर हम सभी आपसे वादा करते हैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अभी चलिए हमारे साथ शहर, वहीं आराम से रहिएगा। बच्चों के साथ आपका भी मन लगा रहेगा। हमारे बच्चों को भी दादी का प्यार मिलेगा। विद्या जी ने बड़े आराम से कहा, बेटा बहुत देर हो गई है, अभी मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम सबको सच में अपनी भूल का एहसास हो रहा है तो एक काम करो, मैं यहीं अपने घर में रहूंगी। तुम दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बारी बारी घर आओ और मेरे साथ रहो। अगर मेरी बातें तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम लोग अपने घर जा सकते हो। विद्या जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगी। आखिर हम गांव में कैसे रहेंगे। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन दोनों के पतियों ने कहा, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। माँ ने जो कहा है उनकी बातों का पालन होगा, यही हम दोनों भाइयों का निर्णय है। दोनों की पत्नियों ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भाव में सिर हिला दिया। अपने निर्णय पर आज विद्या जी बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। दोस्तों, क्या विद्या जी ने सही किया? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।